और इन 2-3 लाइनों को पढ़ना है, इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जिम्नास्टिक के अभ्यास के दौरान कोच ने पाया कि मोहन घुटने मिलने की विकृति से पीड़ित है। उसने उसे कुछ सुधारात्मक उपाय तथा योगासन करने की सलाह दी कि भैया आप ये कर लो तो आपका ये जो घुटना है, दोनों घुटना, आपने देखा होगा इस तरह से विकृति का फोटो भी कि 2 घुटने मिलने लग जाते हैं इस तरह से, है ना, इंसान का। तो इस तरह की विकृति से यहाँ पर कौन पीड़ित है भैया? मोहन पीड़ित है। तो उसका जो कोच है उसने बोला कि भैया ये उपाय कर लो। अब यहाँ पर देखिए कि इस अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि घुटने मिलने के लिए एक सुधारात्मक उपाय को चुनिए। ठीक है, जो घुटना मिल रहा है उसको अगर मतलब दूर करना है, एक तरह से हटाना है, तो कौन सा हम उपाय कर सकते हैं? तो घुड़सवारी कर सकते हैं भैया। ठीक है, जो घोड़ा होता है उस तरह से उसके ऊपर ढिक ढिक हम लोग घुड़सवारी करेंगे तो जो घुटना मिलने वाला जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि घुटने मिलने की विकृति को ठीक करने के लिए आसन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर योगा का कौन सा आसन हम लोग कर सकते हैं? गोमुखासन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो अगेन मैं वही बात बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करते चलिए। आपके लिए लाइक करना तो फ्री है, लेकिन हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा इससे बढ़ता है, हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है आपका एक लाइक। तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से एक घुटने मिलने की विकृति का सुधारात्मक उपाय नहीं है। तो यहाँ पर आपका वज्रासन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, इसके बेसिस पे ये आपको यहाँ पर बेसिकली पढ़ना है पहले तो, और इसके बेसिस पे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और करेक्ट आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे पहले का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, फिर दूसरा जो है आपका क्वेश्चन इसका हो जाएगा गोमुख आसन, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है इसका हो जाएगा वज्रासन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए लीग टूर्नामेंट के मुकाबले नॉकआउट टूर्नामेंट में कम खर्चा आता है, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो आपका लीग टूर्नामेंट होता है इसमें सभी प्रतिभागियों को अपना कौशल दिखाने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट से अधिक अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा कि जो आपका लीग टूर्नामेंट होता है इसके मुकाबले नॉकआउट टूर्नामेंट में खर्चा कम आता है, और जो आपका लीग टूर्नामेंट होता है इसके अंदर जो भी भाग ले रहे होते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको अपना कौशल, अपना स्किल दिखाने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट के मुकाबले जो है सो कि अधिक अवसर मिलता है, ज्यादा मौके मिलते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि चपटे पैर विकृति एवं घुटने मिलना विकृति में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, एक तो आपका चपटा पैर होता है, देखिए हमारा प्राकृतिक रूप से जो भगवान ने बना कर दिया है कुछ इस टाइप का पैर होता है। आप कभी भी अपना पैर उठा करके देखिएगा तो वो एकदम आपको जो है सो कि सपाट ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का होता है हमारा निचला पैर, अगर आप देखेंगे इस तरह से, है ना, जिससे हम लोग चलते हैं। लेकिन अगर वो चपटा हो जाए, इस तरह से एकदम चपटा हो जाए, मैं चित्र भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, तो दिक्कत वाला बात है। ठीक है, तो उसके बीच में, और साथ ही साथ जो आपका घुटने मिलने वाला एक जो विकृति होता है ना, उसके बीच में आपको अंतर बताना है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि जो आपका चपटे पैर होता है उसके बारे में बताया गया है कि पैरों का पूरी तरह से समतल होना, अर्थात पैरों का प्राकृतिक जो चाप का ना होना चपटे पैर कहलाता है। इस कारण चलते समय या खड़े होते समय पैर के मध्य भाग में दर्द होना एवं शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी आती है। ये समस्याएं हमें देखने को मिलती है कब? चपटे पैरों के अंदर। और जुड़े हुए घुटने जो होता है आपका, ये यूं कह लीजिए घुटने मिलना वाला जो विकृति होता है उसमें क्या होता है भैया, व्यक्ति के खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं, जिसके चलते क्या होता है, दौड़ते समय घुटने आपस में टकराने से छिल जाते हैं तथा शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। सुधारात्मक इसके उपाय क्या है भैया? इसको अगर आपको ठीक करना है तो इसका उपाय ये है कि घुड़सवारी करिए। ठीक है, अर्ध बैठक लगाइए, टांगों में मतलब टांगों को उठा करके इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, है ना, इस तरह से यहाँ पर आपको बताया गया है। वही सुधारात्मक उपाय यहाँ पर अलग से भी लिख दिया मैंने आपके लिए, जैसे
चपटे पैर के लिए क्या कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, पंजों पर चलना हो सकता है, एड़ियों पर चलना हो सकता है, पैरों से कंचों को उठाना हो सकता है। ये आपका चपटे पैर का यहाँ पर सुधारात्मक उपाय है। किसी का अगर चपटा पैर हो गया है तो उसको बोलिए ज्यादा से ज्यादा रस्सी कूदे, है ना, पंजों पर चले, क्योंकि भैया ये एक तरह का बीमारी ही है, ठीक है। और जुड़े हुए घुटने के लिए सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, घुड़सवारी वगैरह, अर्ध बैठक, टांगों में उठा करके, मतलब इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह जो होता है ना, यहाँ पर वो करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। 20वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 21 टीमों का आपको ड्रॉ बनाना है, ठीक है। इस तरह से बना करके दिखाना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर तो छोटे रूप में आपको दिखेगा, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहले भैया आपको अपर हाफ के बारे में बताना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर है भैया लोअर हाफ, फिर आपका यहाँ पर फर्स्ट राउंड होगा, फिर सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, ठीक है। और फिर जाकर के इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, यहाँ पर आपको टूर्नामेंट का विनर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 करके यहाँ पर पूरा 21 टीमों के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर 22 है, इस तरह से पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आपको ड्रॉ करके पूरा का पूरा अपना आंसर लिखना था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए बच्चों। इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखाना है। देखिए नॉक नी का बेसिक मतलब यही है कि घुटनों का टकराना, ठीक है। अब इसके लिए सावधानियां क्या क्या हो सकती है, ऐसा आहार यानी ऐसा खाना लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, ये प्रचुर मात्रा में हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके शरीर में भी विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, मेनली कैल्शियम और फास्फोरस की मैंने बात की थी, तो ये दो पदार्थ जिसके शरीर में रहेगा उसको हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये घुटनों का टकराना एक तरह से हड्डियों से संबंधित ही विकार है हमारा, तो यहाँ पर उसको ऐसा खाना लेना चाहिए जिसको भी इस तरह का दिक्कत है, जिसमें विटामिन हो, विटामिन डी हो, बेसिकली कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, ये प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है। तो एक ये चीज हो सकता है। अगला भैया क्या कर सकता है, वो सावधानी में हमारा यहाँ पर नियमित रूप से पद्मासन व गोमुखासन जैसे व्यायाम जो है ये लाभदायक होते हैं। ये जो योगा के आसन है आपके, पद्मासन हो गया, गोमुखासन हो गया, ये काफी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो एक ये चीज आप लिख सकते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं, दोनों घुटनों के बीच तकिया रखकर सीधे खड़े होने का प्रयास करना तथा सोते समय भी घुटने के बीच तकिया रखना चाहिए, इससे भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में विटामिन ए, बी और डी का आपको वर्णन करना है, ठीक है। यहाँ पर ये मिसटाइप था तो मैंने यहाँ पर डी लिख दिया है। तो विटामिन ए, बी और डी के बारे में आपको बताना है। तो विटामिन ए के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसे रेटिनल भी कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, विशेष करके आंखों के लिए, ठीक है। अगर किसी की आंखों में कमी आ रही है, देखने के लिए कमी आ रहा है, जिसको चश्मा वगैरह लग जाता है ना, ठीक है, तो मेनली देखा जाता है कि उसके शरीर में विटामिन ए की कमी होती है। और बॉडी के ग्रोथ के लिए भी ये विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। अगला है भैया हमारा विटामिन बी। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत विटामिन बी में बहुत सारे मतलब आ जाते हैं विटामिन, जिसे कई विटामिन का एक समूह भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका क्या होता है, इसके अंतर्गत विटामिन बी समूह के 6 विटामिन आते हैं, यहाँ पर बताया गया है, जो कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो हमारा नॉर्मल बॉडी जो वर्क करता है, जो नॉर्मल हेल्थ रहता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपका विटामिन बी। तो एक ये हो गया आपका। अगला है विटामिन नंबर हमारा डी, ठीक है। यह शरीर की सभी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ शरीर के वृद्धि और विकास में भी बहुत ज्यादा सहायक होता है। विटामिन डी आप जैसे कि सूरज का जो धूप लेते हैं ना, तो उससे भी आपको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो सूरज का धूप जरूर लिया कीजिए। मैं तो डेली बेसिस पे भैया यहाँ पर सुबह सुबह जाता हूँ छत पर और सूरज का जो है सो धूप लेता हूँ। इससे आपको काफी एनर्जेटिक महसूस होगा, ठीक है। मेरा ये पर्सनल अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको टाइम मिले तो एक बार जरूर ये ट्राई करके देखिएगा। जब आप सूरज की किरणों का आप डायरेक्ट जो कि संपर्क में आते हैं, सुबह सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, दोपहर में मत चले जाइएगा, बहुत ज्यादा गर्मी लगेगा आपको, ठीक है। सुबह जब सनराइज हो रहा होता है, सूरज भगवान निकल रहे होते हैं, उस टाइम पे जाइएगा और पूरे शरीर में अपना सूरज का धूप लगाइएगा प्रॉपर तरीके से और अपनी आंखों से सूरज की तरफ देखिएगा, आंखें बंद करके।
ठीक है, आंखें जैसे कि खोल करके तो आप नहीं देख सकते हैं ना, आंखें बंद करके एक आध मिनट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद काफी पूरे दिन भर आप देखेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन, ये आपका विटामिन ए, बी और ये डी रहेगा। ठीक है, मिस टाइप है। ठीक है, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भार नियंत्रण हेतु भोजन का आपको वर्णन करना है, यानी कि ऐसा खाना जिससे कि वजन को जो सो कि हम बैलेंस रख सके। भैया मान लीजिए कि मेरा वजन है यहाँ पर 70-75 किलो है ना, और ये मेरा परफेक्ट वजन है, मेरी जितनी हाइट है उस हिसाब से मेरा वजन इतना ही होना चाहिए। तो मुझे क्या खाना खाना चाहिए जिससे कि मैं अपने इस वजन को यहाँ पर नियंत्रित रख सकूं। ऐसा ना हो कि मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, और ऐसा ना हो कि मेरा वजन बहुत ज्यादा घटने लग जाए। ठीक है, तो इसके लिए भैया किस प्रकार का मुझे खाना लेना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे, भार नियंत्रण हेतु भोजन, शरीर के भार नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है। संतुलित भोजन लीजिए, अधिक मात्रा में पानी का सेवन कीजिए, अधिक रेशेदार भोजन को खाना है आपको, नियमित रूप से आपको क्या करना है भैया, चिकित्सा जांच करवाते रहना है, डॉक्टर से जांच करवाते रहिए, अधिक वसा का सेवन ना करें। ठीक है, ऐसी चीजों को मत खाइए जिसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, जैसे ये मैगी वैगी आता है नहीं, नूडल्स, इसको नहीं खाना चाहिए, इसमें फैट वैट बहुत ज्यादा होता है। और भी जो फास्ट फूड होते हैं मेनली, इनको तो इग्नोर कर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने भार को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन से संबंधित मिथकों का वर्णन कीजिए। अब आप बोलेंगे सर जी भोजन से संबंधित ठीक है, ये मिथकों क्या होता है, ये तो सर जी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पढ़ने का सलाह देता हूँ कि भैया हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ो और इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि भैया हिंदी में क्या कई बार क्या होता है ना, वर्ड ऐसे आपको दे देगा जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, यार ये मिथक क्या होता है। और वहीं अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द मिथ्स रिलेटेड टू फूड। अब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मिथ्स यानी कि वही जो आपका एक तरह से कह लीजिए गलत धारणा जो मन में बैठ जाती है ना, उसको मिथ बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपके घर में बोलते नहीं है कि हाँ शनिवार को नाखून मत काटो, ये मत करो, वो मत करो, तो ये एक मिथ बैठा हुआ है जो सो कि, और हम उसी चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो खाने से संबंधित बहुत ज्यादा मिथ है, एक तरह से कह लीजिए भ्रम है लोगों के दिमाग में। क्या क्या है भैया, जैसे नाश्ता ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, जो हम नाश्ता करते हैं वो ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। गलत है भाई, नाश्ता आप हैवी कर सकते हो, सुबह सुबह आप जितना हैवी खाना खा सकते हो खाओ, क्योंकि भैया पूरे दिन आपको काम करना है, कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करोगे, डाइजेस्ट हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, सुबह हल्का खाना खाते हैं, हल्का नाश्ता लेते हैं, और रात को सोते समय एकदम हैवी एकदम खाना खा लेते हैं। अब रात को जो है सो दिक्कत हो जाता है हमारे डाइजेशन सिस्टम को उसको पचाने में, तो यहाँ पर इसलिए बोला जाता है आप जो नाश्ता है उसको हैवी कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर लोग बोलते हैं कि जो नाश्ता होता है सुबह का वो ज्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसी ये जो धारणा बनी हुई है ये बहुत ज्यादा गलत है। आपको मैं अपना निजी जीवन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए है ये केवल। मेरे जो दादाजी थे, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो कहा करते थे कि जैसे एक जो इंसान का शरीर होता है ना, उसके अंदर जो है सो कि ईंधन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, वो देसी लैंग्वेज में बोलते थे, तो कहते थे कि जब तक जवान के पेट में अन्न है ना, तब तक जवान जो है काम करता रहेगा। ठीक है, और जवान को कोशिश करना चाहिए कि सुबह उठते ही, मेरे दादाजी बहुत ज्यादा सुबह उठ जाते थे, ठीक है, मैं तो बहुत लेट उठता था, तो मेरे को बहुत ज्यादा डांट देते थे कि इतना लेट क्यों उठता है ना। तो मेरे दादाजी बोलते थे कि सुबह सुबह तुम लोग ये चाय वाय ये कॉफी वॉफी क्यों पी लेते हो, सुबह तुम खाना खाओ, एक अच्छा डाइट लो। और मेरे दादाजी का डाइट अगर मैं आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे, मतलब वो पहले के लोग हैं, मतलब गांव में रहे हुए हैं, तो आप मैं मतलब देखता था ना उनका डाइट, तो मेरे को लगता था अरे जिम करने वाला बंदा इनसे हल्का डाइट लेता होगा। वो सुबह सुबह ही अच्छा खासा खाना खाते थे, जो भी उनको मिल जाता था, ऐसा नहीं कि भैया मेरे को घी वाला ही रोटी चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, जो भी उनको मिल जाता था, जैसे रोटी मिल गया सुबह तो 3-4 रोटी 5 रोटी सुबह जितना भी उनकी इच्छा है वो खा लेते थे। ठीक है, कुछ खाना खाते थे, वो चाय वगैरह पीने में बिलीव नहीं रखते थे। सुबह सुबह खाना वाना खा लिए, उसके बाद जब थोड़ा सा दिन आगे बढ़ता था, 10-10 बज गया या 11 बज गया, तो उस टाइम पे थोड़ा सोचते थे कि हाँ चलो चाय वाय पी लिए, फिर आगे उनका और डाइट होता था, है ना। तो वो कहते थे कि सुबह का जो नाश्ता होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए। तो ये लोगों के अंदर जो धारणा बनी हुई है ना कि नाश्ता हैवी नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अगला है भैया, आलू वजन बढ़ाता है, तो आलू बिल्कुल भी आपका वजन नहीं बढ़ाता है, ये आपका एक मिथ है।
अगला है मीठा खाने से मधुमेह हो जाता है। ये भी एक धारणा बनी हुई है, इसके ऊपर भी मेरे दादाजी बोलते थे कि अरे जैसे कई बार क्या होता था ना कि मेरे आसपास जो लोग रहते हैं या खास करके जो छोटी मेरे से छोटी जो लड़कियां हैं जिनको जो सो कि मैं बहन मानता हूँ, तो वो क्या करती थी, मतलब मिठाई वगैरह आता था तो वो खाती नहीं थी। वो बोलती थी कि नहीं मेरे को जो सो कि यहाँ पर डायबिटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, शुगर हो जाएगा, है ना, इस तरह से बोलती थी। तो मेरे दादाजी मतलब उनको ना सुना देते थे, डांट देते थे कि यार तुम जवान खून हो और तुम ये मीठा खा लोगे तो तुम्हें डायबिटीज हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है यार। हाँ ये चीज है कि तुम डेली बेसिस पे अगर खा रहे हो बहुत ज्यादा मात्रा में, एक दिन में आप 5 किलो रसगुल्ला खा रहे हो तो डायबिटीज हो जाएगा यार आपको, जवान खून हो या फिर बूढ़े खून हो, कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप महीने में या फिर सप्ताह में एक दो बारी खा लिया तो इससे डायबिटीज या इस तरह से मधुमेह थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये एक मिथ है लोगों के अंदर। खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी एक मिथ है। पी लेते हैं यार, मैं खुद पी लेता हूँ खाते समय पानी, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक मिथ है कि भैया खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अगला, मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। बिल्कुल खराब बात है भाई, मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक कैसे नहीं होता है? अगर मान लीजिए मैं एक फल खा रहा हूँ, केला, केला भी तो मीठा है, तो क्या वो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? या मान लीजिए कि मैं अभी जो है कि खाना वाना खा लिया, हल्का गुड़ खा रहा हूँ, ठीक है, हल्का मेरा मन किया मीठा खाने का, हल्का गुड़ खा लिया, तो क्या वो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा? तो ये भी एक मिथ बना हुआ है। हाँ मेरे को अपना लिमिट यहाँ पर पता होना चाहिए भैया कि मेरा लिमिट क्या है, ठीक है, मैं उस लिमिट को क्रॉस नहीं करूंगा। वहीं मान लीजिए कि मैं 50 ग्राम या जो है कि 10 ग्राम गुड़ खा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, और वहीं उसके अलावा मैं देखो कि भैया यहाँ पर आधा किलो गुड़ खा रहा हूँ, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लोगों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। बाकी ये जो बोला जाता है ना मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो ये सब मिथ है बच्चों। अगला है, प्रोटीन पूर्ति हेतु मांसाहार आवश्यक है। अगर आपको प्रोटीन अपने बॉडी में चाहिए तो भैया मांस आपको खाना ही पड़ेगा। तो ये गलत है यार, प्रोटीन चाहिए तो आप यहाँ पर क्या खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, अलग अलग तरह की सब्जियां खा सकते हो, प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो एक मिथ बनाया गया है कि हाँ आपको मांस, अंडा, मुर्गा, मछली ये सब खाना ही पड़ेगा तभी आपको प्रोटीन मिलेगा। तो ये गलत है भाई, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको बकरी का, या बकरा ले लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। एक बकरा है, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है तो मेरी ड्राइंग को कोई जज मत करना भाई कृपया करके। इस तरह से एक बकरा है, ठीक है, अब ये जो बकरा है इसका ये पूंछ है और इस तरह से ये इसका पैर है। अब ये बकरा जो है क्या खाता है भैया, यहाँ पर ये घास खा रहा है ना, ये घास ये बकरा खा रहा है। अब इंसान क्या करते हैं, इसी बकरे को यहाँ पर जो है सो कि इसका मीट जो है खाते हैं, इस तरह से, है ना, मीट खाते हैं। तो इंसान क्या सोचते हैं, हाँ मुझे यहाँ पर प्रोटीन मिल गया। अब ये बकरा क्या खा रहा है, ये घास खा रहा है, और घास उसके बॉडी में गया, उसको डाइजेस्ट करके उससे भी जो भी उसको प्रोटीन वोटीन मिलेगा वो ले लेगा, और इसको जो है सब इंसान खा रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ मैं ये खा रहा हूँ। तो भैया ये बीज का ये हटाओ ना, डायरेक्ट यहाँ पर जो पौधा है उसको खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घास खाओ, मेरा ये कहना है कि भैया यहाँ पर साग खाओ, सब्जी खाओ, ठीक है, यहाँ पर पनीर खाओ, ये सब खाओ, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, है ना। तो ये मिथ है कि भैया यहाँ पर प्रोटीन लेने के लिए आपको मांसाहारी होना जरूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, 24वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्थूलता को परिभाषित कीजिए। अब बोलेंगे आप सर जी स्थूलता क्या होता है, तो फिर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। डिफाइन ओबेसिटी, यानी कि भैया मोटापा की बात कर रहा है ना, आसान। तो भैया जो भी क्वेश्चन हिंदी में अगर आपको टफ लग रहा है तो एक बार उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोटापा या स्थूलता यह शरीर की वह दशा है जिसमें शरीर में वसा यानी फैट की मात्रा का बहुत आप कह लीजिए स्तर जो है, लेवल जो है वो बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। एक इंसान का वजन होना चाहिए यहाँ पर 70 से लेकर के 75 किलो, और उसका वजन हो गया यहाँ पर 105 किलो, तो क्या होगा, वो भैया मोटा कहलाएगा यहाँ पर, क्योंकि भैया उसके शरीर में फैट की, वसा की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में दो में से इस तरह कह सकते हैं कि वह दशा जब एक व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक हो जाता है तो मोटापा यहाँ पर कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का जितना भी वजन होना चाहिए, अगर उसके वजन से 20% या उससे अधिक वजन उसका बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति मोटा कहलाएगा, अर्थात भैया उसको मोटापा का ये समस्या हो गया है, ठीक है। अब मोटापा होने के क्या कारण हो सकते हैं, खान पान की गलत आदतें हो सकती है, पाचन प्रणाली का बिगड़ना हो सकता है, परिश्रम रहित जीवन हो सकता है, थायराइड व वंशानुगत भी हो सकता है, ठीक है।
जैसे आजकल के जो मैं बच्चों को देखता हूँ, वो कई सारे बच्चों को देखता हूँ जो मोटे होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्यों हो रहे हैं भैया? यहाँ पर चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, ये सब जो फास्ट फूड खाते हैं, तो ये सब क्या है भैया? उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा मात्रा में है, और गुड फैट नहीं होता है। फैट भी दो तरह का होता है, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। जैसे गुड फैट आपको मिलेगा, आप जो है सो कि पनीर वगैरह, साग सब्जियां और इस तरह की चीजें खाएंगे ना, उसमें आपको गुड फैट मिलेगा, ठीक है। बैड फैट आपको किस में मिलता है? ये जो भी आप इधर का चाउमीन, मोमो, ये बर्गर वर्गर खाते हैं, इसमें आपको बैड फैट मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता है यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह खाने से। तो खान पान की गलत आदतें हो गई। अगला है भैया, जिसका डाइजेशन यहाँ पर बिगड़ा हुआ रहता है, उसको भी मोटापे की समस्या हो जाती है कई बार, ठीक है। परिश्रम रहित जीवन जिसका होता है, जैसे जो व्यक्ति हमेशा कुर्सी पे बैठ के काम करता है कंप्यूटर वगैरह पे, जैसे आप बैंक वगैरह में जाएंगे ना, तो वहां पर देखेंगे मोटे लोग आपको देखने को मिलेंगे। और भी जगह पे आप देख सकते हैं, जैसे रेलवे टिकट बुक कराने के लिए अगर आप वहां जाएंगे, जो भी रेलवे का काउंटर होता है, वहां पे भी मैंने बहुत सारे मोटे लोगों को देखा है। यानी कि ऐसा काम अगर आप करते हैं जिसमें आपको परिश्रम, मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि माइंड वर्क वहां हो रहा होता है, लेकिन आप अपनी बॉडी को ज्यादा वहां पर एक तरह से कह लीजिए कि परिश्रम नहीं करवा रहे, ठीक है। तो वहां पर मोटा होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मेरा काम भी कुर्सी पे बैठे बैठे है, कंप्यूटर पे बस मुझे आपको पढ़ाना होता है। तो मैं वर्कआउट करना आज से थोड़ा ज्यादा ही शुरू कर दूंगा, है ना। अगला है थायराइड जिसको होता है। थायराइड एक बीमारी होती है जिसमें थायराइड भी दो तरह का होता है, एक मोटा होने वाला थायराइड होता है, एक पतला होने वाला थायराइड होता है, ठीक है। तो थायराइड जिसको हो जाता है मोटा होने वाला, वहां पर भी वो व्यक्ति मोटा हो जाता है, और वंशानुगत भी हो सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए पिताजी मोटे हैं और उनके बेटे भी मोटे हो सकते हैं, उनके आने वाले जो जनरेशन है वो मोटी हो सकती है। तो ये वंशानुगत भी चल सकता है, ठीक है। मोटापे के कारण व्यक्ति जो होते हैं उनमें अनेकों प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे आपका मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कैंसर, गठिया, ठीक है। हार्ट अटैक का खतरा रहता है, खास करके मैंने देखा है जो मोटे लोग होते हैं ना, जो पतले लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा उतना नहीं रहता है, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा रहता है भैया। तो इसीलिए वर्कआउट वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए आज से, और मैं भी सोच रहा हूँ अब तो शुरू कर दूं यार, मेरा तो परिश्रम रहित यहाँ पर जीवन चल रहा है अभी। खैर चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिफाइन ओबेसिटी, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे कि भुजंग आसन की क्रिया विधि एवं लाभों के बारे में व्याख्या कीजिए। तो भुजंग आसन जो होता है योगा का एक आसन होता है, इसको कैसे किया जाता है और इसका क्या लाभ हमें देखने को मिलता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा भुजंग आसन करते हुए एक भैया जी है, इस तरह से भुजंग आसन ये कर रहे हैं, ठीक है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, जैसे पेट के बल सीधा लेटें, माथा जमीन पर लगा और हाथों जो होते हैं उसको जांघों के साथ सटा होना चाहिए, हाथों को कंधों के बराबर आगे लेते हुए हथेली को जमीन पर टिका दे, फिर धीरे धीरे हाथों के सहारे से कमर तथा सिर को ऊपर उठाएं, आपका सिर पीछे की तरफ हो, 15 से 30 सेकंड की स्थिति में रुके, वापस उसी स्थिति में आ जाएं। अच्छे परिणाम के लिए इसे 3 से 5 बार दोहराना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भुजंगासन कर सकते हैं। इसके लाभ यानी बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे आपको? आपका रक्त संचार यानी ब्लड प्रेशर जो होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जिसको आप कह सकते हैं, वो बढ़ेगा। भोजन को पचाने तथा अम्लता व कब्जता को दूर करने में सहायक होता है, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है आपका। यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है वो नहीं आता है, तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं को सुगम बनाने के लिए युक्तियों का सुझाव आपको देना है। ये मैंने सैंपल पेपर नंबर 1 जो डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, और इसमें भी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, CWSN वाले जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले, तो उनको अगर हम लोग शारीरिक क्रिया करवाते हैं तो उसका क्या हमें यहाँ पर जो है कि चीजें ध्यान में रखना चाहिए वो आपको बताना है। तो इस तरह से पहले तो भैया उनकी डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए कि भैया जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं अर्थात दिव्यांग बच्चे हैं, वो उनका क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से डॉक्टर की जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी पूर्व अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है, किस चीज में उनका पहले एक्सपीरियंस रह चुका है, वो अगर जान लेंगे तो उनका अच्छा से एक्टिविटी हम लोग दे सकते हैं। उनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस चीज में उनका इंटरेस्ट है ना। इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ओके। चलिए,
इसके बाद हमारा आ जाएगा 26वां क्वेश्चन, और इस वीडियो के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। इंपॉर्टेंट बात जरूर सुन लीजिए सभी बच्चे, ये जो हमारा सैम्पल पेपर नंबर 2 होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, ये तो पार्ट 1 का वीडियो था, अभी पार्ट 2 का वीडियो भी आएगा, एंड फिजिकल एजुकेशन का ही 3rd सैम्पल पेपर, उसका भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। ये जो पेपर्स अभी अपलोड होंगे उसमें जो पेपर का पैटर्न अभी लेटेस्ट वाला आया है उससे थोड़ा सा पहले वाला पैटर्न होगा। जो लास्ट मतलब फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था मैंने फिजिकल एजुकेशन का पेपर नंबर 1, उसके अंदर जो पैटर्न बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने 2 पेपर शूट कर लिया था, यानी 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया था। बहुत मेहनत लगता है बच्चों ये वीडियोस को शूट करने में, ठीक है, क्योंकि एक एक वीडियो के लिए पहले कंटेंट बनाओ, फिर शूट करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो, तो काफ़ी टाइम उसमें मेरा गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें आपको पेपर का बस आगे आगे का पैटर्न बता दूं कैसा रहने वाला है, एंड जैसा मैंने वीडियो शूट किया है ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग, थोड़ा बहुत ही अंतर है पैटर्न में, वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। लेकिन ध्यान रखिएगा पैटर्न में थोड़ा सा अंतर होगा इन वीडियोस में आप देखेंगे तो, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिया गया है, ठीक है। तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा पेपर के, एंड जो आपका पेपर नंबर 4th का वीडियो आएगा एंड 5th का जो भी वीडियो आएगा, यानी पेपर नंबर 3rd के बाद जो भी वीडियो आएगा फिजिकल एजुकेशन का वो लेटेस्ट पैटर्न पर होगा, ठीक है, एंड और भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने का प्रयास करूंगा मैं। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा से एक बार ये आपको समझा देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन का जो ये सैम्पल पेपर का वीडियो था, यानी कि 2nd सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो जो आपने देख लिया, एंड इसका जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा, ठीक है, एंड जो इसका 3rd सैम्पल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो आएगा एंड पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न मैंने फॉलो किया है, क्योंकि पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, इसीलिए इसी पैटर्न में आपको ये वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो 4th सैम्पल पेपर का वीडियो आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा या 7th वीडियो आएगा, जो जितना भी आगे वीडियो आएगा सब लेटेस्ट पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हमारी फैमिली का ही एक हिस्सा है कि नहीं, तो आपसे जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं वो एकदम रियल टाइम में आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप सारी चीज़ों से अवेयर रह सके कि विद्यालय स्टडी पॉइंट पर किस तरह की वीडियोस आ रही हैं। आशा करता हूं कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे और सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।